स्वागत है आपका। अफगानी कुर्सी की देख रहे हैं। मैं हूं सौरभ, अवधेश कुमार जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चांगवांकर जी हमारे साथ हैं। कल देश में एक बहुत भीषण हादसा हुआ है। गोवा के अरपोरा इलाके में एक नाइट क्लब जलकर खाक हो गया। भीषण अग्निकांड हुआ, इसमें 25 लोगों की मौत हो गई। देर रात करीब 12 बजे पूरा क्लब आग की लपटों से घिर गया। जबरदस्त आग लग गई, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जहां कुछ मिनट पहले तक डीजे की आवाज सुनाई दे रही थी, नाच गाना हो रहा था, वहां पर थोड़ी देर के बाद लाशें। गोवा के इसी क्लब से डांस का एक वीडियो सामने आया है जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। हादसे से बस थोड़ी देर पहले का म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक की धुन पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांसर थिरक रही हैं और उसी के कुछ ही मिनटों के बाद पूरा क्लब खाक हो गया। जहां टूरिस्ट की मौजूदगी थी, जहां किचन एरिया था, स्टाफ था वहां पर काफी इसी नाइट क्लब का, वहीं पर एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद मौत का मातम पसर गया। जब तक लोग कुछ समझते, पूरा क्लब आग की लपटों में जल रहा था। मरने वालों में ज्यादातर इस क्लब में काम करने वाले लोग हैं, इनके अलावा 4 टूरिस्ट भी हैं, बाकी सब होटल के स्टाफ थे। 3 महिलाओं की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। आग लगने की खबर मिली तो दमकल की टीमें रवाना हुई स्पॉट पर और बहुत जद्दोजहद के बाद किसी तरह इस आग को काबू पाया जा सका, इस पर काबू किया जा सका। लेकिन तब तक क्लब का अंडरग्राउंड एरिया जो है वो पूरी तरीके से, वहाँ जहाँ लोग थे, दम घुटने की वजह से वहाँ लाशें बिक चुकी थी। आग में झुलसे 6 लोगों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना के कुछ देर बाद ही खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्पॉट पर पहुंचे थे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिएगा गौर से, एक तरफ डीजे डांसर सब दिखाई देगा तो आपको कहीं से आग की लपटें भी दिखाई देगी। देखिए जरा। एक बार जरा ये बाएं वाली तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको ये डांसर और ये सब दिख रहा है। वहां देखिए ऊपर आग लगती है और आग से शोले जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं। लोगों ने देखा, लोग बाग वहां से हट गए और आप देखिए धुआं भर रहा है पूरे हॉल के अंदर। बहुत से लोगों की इसी वजह से दम घुटने से मौत हो गई, ये जहरीला धुआं इसकी वजह से मौत हो गई और बहुत से लोग झुलसने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अनामिका गौर हमारे साथ, हमारी रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, सहयोगी हमारी। अनामिका, ये तस्वीर भी बहुत डराने वाली है। एक तो पूरा क्लब जो दिखता है आग की लपटों में घिरा हुआ और थोड़ी देर पहले जहां पर नाच गाना चल रहा है वहीं अचानक आग गिरती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सौरभ, हम उसी बर्च क्लब के बाहर मौजूद है और आपको ताज़ा तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे जूम करके कि कैसे ये एक पानी के बीच में बना हुआ बर्च था, इसीलिए इसको बर्च का नाम भी दिया गया था। और उसमें आग की लपटें ऐसी बड़ी कि जो पूरी बीच की एक बिल्डिंग थी, एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी, वो जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि पार्टी शुरू ही हुई थी, रशियन डांसर आई ही थी, कई लोगों ने यहाँ पहुंचना था। 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक यहाँ पार्टी होती थी और इस पार्टी को अटेंड करने के लिए लोग कई दिनों से पहले से टिकट बुक करके रखते थे। 2 से 2,500 हजार रुपए एंट्री पर पर्सन यहाँ की बताई जाती थी। और यहाँ पे कल देर रात जब ये हादसा हुआ तो कई लोग मौजूद थे। इस क्लब के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था जिसने ये कंफर्म किया था कि अंदर लोगों का जाना शुरू ही हुआ था। एक बहुत बड़ा ये नंबर और भी बढ़ सकता था, क्योंकि अगर ये हादसा 1-2 घंटे बाद होता तो लगभग 250 से 500 लोग अंदर होते। एक बहुत बड़ी ये क्लब की जगह है, लेकिन इनके पास क्या परमिशन है क्या नहीं, ये मुद्दा गोवा असेंबली में पहले उठ चुका है। यहाँ की पंचायत ने भी कहा था कि इस क्लब के ओनर ने इस क्लब को 2 साल पहले तो मेरे मन में एक सवाल है, ये बताएं आप, इसके बारे में आपने काफी जानकारी ली होगी। जब हमें तस्वीरों में ही दिखाई दे रहा है कि डांस चल रहा है तो सामने से आग लगी हुई दिखाई दी, इन लोगों ने भी देख लिया, ये डीजे के लोगों ने, म्यूजिशियंस ने और डांसर ने, ये लोग वहां से हट जाते हैं। तो जब दिख रहा था कि आग बढ़ रही है उसके बावजूद इतने लोगों की मौत कैसे होगी?
सौरभ, क्योंकि ये जो डांस चल रहा था ये ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा था और पीछे एक और बिल्डिंग थी। यही लोकल्स ने भी बताया कि जब आग लग चुकी थी तो दूसरे क्लब में ये आग पकड़ी और दूसरे क्लब में पार्टी चलती रही। जो ओनर थे यहाँ के, जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों की जान बचाए, उन्होंने तुरंत रहते एक्शन नहीं लिया। उन्होंने लोगों को ये बताया नहीं कि दूसरे बिल्डिंग में आग लग चुकी है, दूसरे क्लब में आग चलती रही है, क्योंकि इस जगह पे 3 अलग अलग क्लब चलते हैं जहां अलग अलग कॉन्सर्ट हो रहे थे। एक कॉन्सर्ट यहां पे डीजे निकी का था और दूसरा कॉन्सर्ट जो चल रहा था वो रशियन डांसर का चल रहा था। ऐसे में जब एक जगह आग लगी तो दूसरे वाले को ये बताया नहीं गया कि वहां पे आग लग चुकी है, आप लोग यहां से सेफ बाहर निकलिए। जब दूसरी जगह पे भी आग पकड़ ली तो लोग फिर वहां से इवैक्यूएट होने खुद शुरू हुए। सौरभ, लेकिन बहुत ही भीषण अग्निकांड ये था। रामिका, फिलहाल आपका शुक्रिया। राहुल जी कुछ बता रहे थे इसी में। और कह रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो ये है कि छत पर किस तरह से पाम लीव्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा आग पकड़ी, और जब धुआं भरने लगा तो लोग जो है निचले स्तर पर किचन था उसमें पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने आप को सेव करने की कोशिश की, और वहां जब धुआं भर गया तो उसके कारण भी बहुत सारे अंडरग्राउंड 40% इलीगल चलते हैं सर, 40% इलीगल है। कोई सुरक्षा के इक्विपमेंट नहीं है, कोई अंदर व्यवस्था नहीं है। 40% जो है वो वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो सब मिलकर चलाते हैं उसको, और कोई सुरक्षा का तामझाम नहीं है। पूरी रात चलता है, छोटी छोटी गलियों में चल रहा है। फायर ब्रिगेड जा नहीं सकते थे, इतनी छोटी गलियां है कि फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। आदमी पैदल 2 लोग इकट्ठे नहीं, इतनी छोटी छोटी गलियों के अंदर बने। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस तरह के जो इलीगल है, जहाँ सुरक्षा के तामझाम नहीं है, आप उसको तुरंत बंद कीजिए। विदेशी, बाहर के लोग, विदेशी पर्यटक आते हैं, भारत के पर्यटक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये सुरक्षित है नहीं है वहां पर, और तमाम तरह की अवैध गतिविधियां होती है वहां पर। तो मुझे लगता है कि सरकार को देखना चाहिए। अब बहुत 14 तो देखिए 14 इनके स्टाफ मरे हैं। हाँ जी, आप समझिए कि केवल बाहर का नहीं, मरने वालों में मैंने पढ़ा कि 14 उनके स्टाफ हैं, उनको भी ये पता नहीं था। ये सामान्य स्थिति नहीं है। और वैसे भी अब दिसंबर का समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में गोवा में सर्वाधिक भीड़ होती है, और लोगों का एक जीवन शैली, जो लोग जाते हैं वहाँ करोड़ों की संख्या में, 3 महीने में यही उनके आय का साधन होता है। वहाँ पर्यटन में करीब करीब 3 महीने वहाँ 2 से 2.5 करोड़ लोग जाते हैं वहाँ, और उसमें आप ऐसी स्थिति पैदा करें, इसके बारे में ये तो खैर सर बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयावह है। लेकिन जो बात आपने कही वो अगली खबर से भी वो जुड़ती है बात, कि ये खास गोवा जैसी जगह, गोवा ही क्यों, सब जगह हमारा जो विंटर सीजन जब शुरू होता है तो हमारा सिविल एविएशन जो सेक्टर है, हवाई जहाज का सेक्टर जो है, उसमें लगभग 6 से 8% का उछाल आता है फ्लाइट्स बुकिंग के अंदर। उस सीजन में जिस एयरलाइन के पास 64% का शेयर है नागरिक उड्डयन का, वो एयरलाइन बैठ गई, और इंडिगो क्राइसिस अभी भी जारी है। कल शनिवार को 900 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लगातार यात्री अभी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो घर आ सकता है वापस वो घर आ गया, लेकिन जो बीच की फ्लाइट पकड़ रहा है वो जाने कहां रात बिताता होगा। पूरे परिवार के साथ लोग फ्लाइट बुक करते हैं, घर से निकलने से पहले ही मैसेज आ जाता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं अभी तक। आज भी इंडिगो की 6.5 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और अब ये 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है ये क्राइसिस चलते। हैदराबाद से इंडिगो की 115 उड़ानें कैंसिल की गई, मुंबई से 112 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, अहमदाबाद से 32 और चेन्नई से आज 38 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई हैं। और इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच यात्री आज भी एयरपोर्ट पर इंतजार ही बस करते रहे। दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, यूं ही इंडिगो का ये जो शर्मनाक एक सरेंडर है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि सरेंडर तो सरकार ने भी किया, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। जिन नियमों की वजह से जिनका पालन कराना था, 2 साल का वक्त था इंडिगो के पास उन नियमों के लागू होने तक अपनी तैयारी पूरी करने का, जो बाकी एयरलाइंस ने की, लेकिन इस सबसे बड़ी एयरलाइन ने नहीं की। सरकार ने वो नियम फिलहाल वापस ले लिया है। सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है, जांच की जा रही है इंडिगो के साथ क्या हुआ। इंडिगो के सीईओ को सरकार की तरफ से नोटिस जारी करके पूछा गया है, और 24 घंटे में, आज ही वो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, उनको अपना जवाब देना पड़ेगा कि ये क्राइसिस आखिर क्यों हुआ। लेकिन इस क्राइसिस ने, आप सोचिए, दुनिया भर में हमारी छवि क्या बनाई। दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन सेक्टर जिस देश का हो, वो एक एयरलाइन की वजह से ठप हो जाता है। ठप मतलब चक्का ही रुक जाता है उसका, ये हालात बन गए। दूसरा, जो दूसरी एयरलाइन मनमाने एयरफेयर वसूल रही थी, 80,000 लेके 1 लाख रुपए तक के एयर टिकट कर दिए, उस पर भी अब सरकार ने नकेल कसी है। और डिस्टेंस के मुताबिक
एक मैक्सिमम फेयर की पॉलिसी उन्होंने अनाउंस कर दी है कि 5,000 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक इतना 7,000 रुपया, इतना है तो 15,000 रुपया, तो मैक्सिमम किराया जो है वो निर्धारित कर दिया है ताकि बाकी एयरलाइन मुनाफाखोरी ना कर पाए। सुन नहीं रही है, अभी भी हो रहा है। नहीं सुनाया ना, आज ही खबर छापी कि सरकारी दवा किराए की सीमा तय सारे की। भुक्तभोगी। हकीकत, लेकिन 250 किलोमीटर का फेयर 44,000 रुपए वसूल कर रही है एयरलाइंस उसके बाद भी। तो ये तो स्थिति की अच्छा, इनके इंडिगो ने कहा है कि हमको पूरी तरीके से नॉर्मल होने में 10 से 15 दिसंबर के बीच का वक्त लगेगा, मतलब उसके बीच में कहीं जाकर के हम तो इंडिगो की है ना कि आपने अपने पायलट्स की जो भर्ती है उसे रोके रखा, आपने समय पर नहीं किया। दूसरी तरफ डीजीसीए और जो एविएशन मंत्रालय है उसने क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये अपनी रोस्टर को ठीक कर रहे हैं या पायलट्स को जो है रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियां हैं और डीजीसीए और एविएशन मिनिस्टर, तो एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो लगभग ऐसा लगता है डेड है, जिन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। एविएशन मिनिस्ट्री ने ध्यान नहीं दिया, डीजीसीए ने ध्यान नहीं दिया कि जो तुमने नियम बनाए हैं, और उसको कई बार एक्सटेंड किया गया उसकी टाइमलाइन को कि अभी और वक्त देते हैं एयरलाइन को उसका पालन करने के लिए। 2 साल में वो काम नहीं कर पाई, क्रू हायर नहीं किया, पायलट हायर नहीं किए। आपको एक अंदाजा देता हूं मैं आंकड़ों का, लगभग 2200 के करीब फ्लाइट एक दिन में ऑपरेट करता है इंडिगो। इसके पास 400 जहाज हैं लगभग, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। इसको अगर आप डिवाइड कीजिए कि एक एयरक्राफ्ट, एक जहाज दिन में कितने चक्कर लगाता है, कितनी फ्लाइट लेता है वो, यह आंकड़ा 5 के ऊपर जाता है। एक हवाई जहाज एक दिन में 5 बार उड़ान भरता है। 5 बार उड़ान का मतलब 5 बार पायलट को यह काम करना पड़ता है। और क्या नियम बनाया था सरकार ने? विश्व में दूसरे देशों के अंदर एक पायलट और क्रू के लिए जो पर्याप्त रेस्ट का वक्त है, उसके हिसाब से हमारे यहां भी नियम बने, उसको हफ्ते में छुट्टी मिले, उसको एक फ्लाइट के बाद, एक दिन के बाद मिनिमम इतने घंटे का आराम मिले। ये सब पैसेंजर सेफ्टी के लिए था, ये नियम बनाए थे। और वो उसको लागू करने में इंडिगो कहती है कि हमसे ये गड़बड़ हो गई कि हमें इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, मतलब इसका हमारे पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, हम अनुमान लगाने में असफल रहे। यह अनुमान लगाने की बात ही नहीं थी, और यह अनुमान तो आपको 2 साल से लगाना था। 2 साल से आप ये काम नहीं कर पाए और अभी तक आप नॉर्मल नहीं हो पाए हो। अभी भी आप कह रहे हो मुझे 1 हफ्ता और लगेगा सारी सिस्टम को ठीक करने में। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पिछले 6 महीने की बात नहीं थी, ये 2 साल पहले था। 2 साल पहले से ही डीजीसीए इसके बारे में बातचीत कर रहा था, उनको बता दिया गया था। देखिए, मुझे तो लगता है कि डीजीसीए ने जो इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया है, ये तो बेमतलब है। डीजीसीए को क्या ये जानकारी नहीं थी? कायदे से मंत्रालय को डीजीसीए के जितने पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए था, उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? और जो सिविल एविएशन में बैठे हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी लोग बैठे हैं, वो क्या प्याज छिल रहे थे इतने दिनों से? वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी कि कौन सा, उनको पता होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। उनको जानकारी नहीं थी क्या इसके बारे में? उनको जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी क्या इसके बारे में? यदि आपको पता है इन सारी चीजों के बारे में, और यदि नहीं था, तो फिर आप मंत्रालय में कर क्या रहे थे? सर, अब 2 बातें चल रही हैं। एक तो सरकार कोई बहुत सख्त एक्शन लेना चाहती है, ऐसा बताया जा रहा है इंडिगो के खिलाफ, तभी सीईओ से जवाब मांगा गया है, पहला। दूसरा, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जितने लोगों का नुकसान हुआ है इसमें, सबकी भरपाई इंडिगो को करनी पड़ेगी। फिर इस पर और भी... तीसरी बात सर, यह कहा जा रहा है कि अब इंडिगो के एयर रूट्स जो हैं वो उससे वापस लिए जाएंगे, और कुछ एयर रूट्स वापस लिए जाएं, और उसमें बाकी एयरलाइंस को जगह जिसके पास 64% अब वापस लीजिए ना, जब वो नहीं चला सकता तो वो रूट वापस लिए जाए। सौरभ जी, इसका देखिए, एविएशन मिनिस्ट्री की गलती है, डीजीसीए की गलती है। मैंने हो रहे थे क्या? देखिए, इसका पहले क्लियर कर रही आप ये क्या, अब इंडिगो के पास जो मार्केट शेयर है, इसीलिए है ना क्योंकि आपने रूट दिए में उसको। इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती है ना, तो वो उस रूट उसके कुछ वापस लेके अब औरों को देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, दूसरों ने कैपेसिटी भी बढ़ाई है, दूसरी एयरलाइंस ने इस क्राइसिस से लोगों को निकालने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, अपने फ्लाइट्स के ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाने की कोशिश की है। वो भी तो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी तो इसी रूल्स को लागू कर लिया था, किया उन्होंने। इसका मतलब इंडिगो ने रूल्स को लागू नहीं किया, डीजीसीए ने ओवरसी नहीं किया कि वो लागू करें, एविएशन मिनिस्ट्री ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ये साफ नजर आता है कि सिर्फ ऐसा मान लीजिए इंडिगो की गलती तो है ही, बाकी जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इनका काम था ये सब देखना, उनकी गलती नहीं है। जैसे ये मोनोपोली टूटनी चाहिए, ये मोनोपोली टूटनी चाहिए। देखिए, इसका दो एक तो इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट होता है,
और दूसरा है इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको त्वरित कोई ना कोई रास्ता निकालना है। लोग कैसे इस एक क्राइसिस ने बता दिया है कि आपके सिविल एविएशन के पूरी परिचालन प्रणाली जो है उसमें दोष है। दूसरा जो मैनेजमेंट है कंप्लीट ये सिविल एविएशन का ऊपर से नीचे तक वो दोषपूर्ण है, और साथ ही साथ जो एयरवेज कंपनियां हैं उसके अनुपात में भी दोष हैं। तो इन तीनों को तो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन तत्काल क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए चाहे मिनिस्ट्री के लेवल पर किसी जगह एक व्यक्ति को बैठाया जाए और डीजीसीए को सस्पेंड करके वहां कुछ ऐसे अनुभवी लोग, क्राइसिस के लोग बैठे और जो कुछ है उसको त्वरित दृष्टि से परिचालन कराएं, तब यह रास्ता निकल सकता है। और राहुल जी कह रहे हैं, देखिए किसी भी कंपनी ने उसका पूर्ण पालन नहीं किया है, रिपोर्ट आ गई है, सबकी संख्या आ गई है, कितने पायलट हैं, लेकिन चूंकि 60% आपका इंडिगो के पास है, इसीलिए वो स्थिति पैदा हो गई है कि 60% ही अगर कोलैप्स कर गया है तो 40% में इतनी कंपनियां उसकी भरपाई नहीं कर सकती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज ये किराया तय हुआ है सौरभ जी, जिस प्रकार से इस देश में किरायों को लेकर के रेल से और हवाई जहाज तक मनमानी हो रही है लोगों के साथ ना, उस पर सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए। देख रहे हैं सरकार की तरफ कि सरकार अब इस परिस्थिति को ठीक कैसे करती है और ये सुनिश्चित करे कि ये दोबारा कभी ना हो। अभी भी सौरभ जी, आप अभी भी जो सरकार ने जो किराया तय किया है 18,000 रुपया मैक्सिमम तैयार किया है, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा। लेकिन आप मजेदार बात है, ये आज के दिन में सारी फ्लाइट्स जो है वो भरी हुई जा रही हैं। आप रूट वाइज इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? 18,000 रुपया क्या, यहां से तो आदमी श्रीलंका चला जाता है, यहां से तो आदमी थाईलैंड चला जाता है। इसका मतलब है कि शुद्ध गुंडागर्दी है एयरलाइंस की, और इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लोग जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो है, या तो मिले हुए हैं या साझीदार हैं इसके। इससे भारत की दुनिया भर में साख कमजोर हुई है, बिल्कुल सी बात है। जब तक हम इसका असर वहां नहीं समझेंगे तब तक हम शायद इलाज भी पक्का नहीं कर पाएंगे। पूरा भारत जो है शर्मिंदा हुआ है पूरी दुनिया के सामने। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना आना जाना, दुनिया भर के लोग भारत की तरफ देखते हैं, आते हैं। आज क्या देख रहे हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है, टूरिस्ट सीजन है, शादियों का सीजन है, टूरिस्ट का सीजन है। सर देखिए, इंडियन में सिविल एविएशन की स्थिति देखिए, जेट एयरवेज चला जाता है, सुब्रतोरा शुरू करते वो चला जाता है, सहारा शुरू करते वो चला जाता है, बड़े बड़े एयरलाइंस आती है, सब चली जाती है। और अब जिस तरीके से अब इंडिगो का हुआ कि इंडिगो को लग रहा था कि बहुत टाइमली चलता है, अब उसने इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि भाई आजकल वो मीम चल गया ना कि ज्यादा एयरलाइंस लेकर इंडिगो का नाम बदल देना चाहिए, इंडिगो की जगह इट डिडंट गो कर देना चाहिए। इट डिडंट गो, जहाज बड़ा कहीं नहीं। एक आपको दूसरी खबर इंटरेस्टिंग देता हूं। हमारा यूएस के साथ जो भी मामला चल रहा हो, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, रशिया तेल खरीद, जो कुछ भी, और ट्रंप जितनी भी बातें कहते हो, इसके बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे लगता है कि दोनों देश जो है अपने कुछ मुद्दों को सुलझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने भारत में अमेरिकी वीजा के लिए जो लंबा इंतजार करना पड़ता था, महीनों, कुछ मामलों में सालों, उसमें ड्रास्टिकली कटौती की है, बहुत जबरदस्त कटौती कर दी है। जैसे जो वीजा जो है F1 कैटेगरी स्टूडेंट्स लेते हैं, M1 वोकेशनल स्टूडेंट लेते हैं, J1 एक्सचेंज विजिटर लेते हैं। यह वीजा लेने के लिए कम से कम समय जो था भारत में लोगों को वो लगता था 2 महीने का, अब इसको 15 दिन कर दिया गया कि 15 दिन में स्टूडेंट वीजा आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जो B1 B2 वीजा होता है, बिजनेस वीजा और टूरिस्ट वीजा, इसके लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था, अब इसकी म्याद जो है वो 3 महीने कर दी गई है। और ये एक बड़ी शिकायत थी भारत में कि अमेरिका से कि वीजा के लिए बहुत टहलाते हैं, बहुत परेशान किया जाता है। अमेरिका ने इसका वेटिंग टाइम बहुत ड्रास्टिकली कट किया है। सर ये क्या बता रहा है? वैसे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका को भी जो अभी पुतिन साहब की विजिट हुई है उससे झटके लग रहे हैं। वो भी समझ रहा है कि भारत के प्रति जो उनकी पॉलिसी अभी तक रही है, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाने की पॉलिसी लगाई है या फिर रिस्ट्रिक्ट करने का, मैं ज़्यादा कहूँगा कि भारत को एक तरह से कंटेन करने की जो पॉलिसी उन्होंने कोशिश की है वो कहीं ना कहीं टूट रही है। अब ट्रेड डील होती है नहीं होती है उसका भी एक डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पर। अब वो होती है नहीं होती है, किन शर्तों पे होती है, उस पर भी भारत का एक जो हैंड है वो सबल हुआ है। पुतिन के दौरे की डोज मिली है ना? बिल्कुल मिली है। देखिए, प्रधानमंत्री का पुतिन को एयरक्राफ्ट के पास लेने जाना, उनको हक करना या उनको गले लगाना, ये सारे जो मैसेजेस हैं बड़े साफ तौर से गए हैं। अब देखिए, अमेरिका में जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पुतिन साहब
को, मतलब भारत और रशिया को पास लाने के लिए ट्रंप साहब को पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो सोशल मैं ये मीडिया बता रहा अकाउंट हूं, देखने तो का ये बोला सारा उन्होंने। सोशल मीडिया अकाउंट आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे, अगर उनको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ है, अगर ये द्वेषपूर्ण है, तो आपको H1B वीजा रोक दिया जाएगा। वो मतलब तो आपके साथ उनके- ये भी देखिए, उन्होंने वो उनका ट्रम्प डाल राइट है, वो दिया। जो मर्जी देखें, लेकिन ये तो अघोषित बैन सा था, वीजा ही नहीं मिलते थे अमेरिका लोगों के को। विरुद्ध कुछ लिख देना अमेरिका के खिलाफ नहीं है। सर, समय इतना ही था कहानी कुर्सी की में, आज इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, राहुल जी आपका, प्रोफेसर रागी आपका, और समीर जी बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।